केंद्रीय बजट 2026-27 और बड़े बड़े सपनों के साथ ये बजट संसद के पटल पर कल रखा गया। इसमें हरियाणा को क्या मिला है, हरियाणा के वासी होने के नाते आपकी जेब पर इसका कितना असर पड़ेगा, इसी पर करेंगे चर्चा, क्योंकि इस पर बहुत जरूरी है। केंद्रीय बजट 2026-27 हरियाणा को कितना मिला है? जो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की नजर में शानदार है ये बजट, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के संसद के पटल पर रखा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये नजर में शानदार बजट है, तो वहीं बात विपक्ष की कर ली जाए। विपक्ष की नजर में ये असरदार नहीं है। अब हरियाणा का जिक्र है तो सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिर कौन कौन से सेक्टर्स हैं, किन किन चीजों पर असर पड़ेगा। और सबसे अहम सवाल तो यह है कि बजट में हरियाणा को कितना मिला है। यही सवाल आपके मन में भी होगा। इसी सवाल के जवाब को टटोलने की करेंगे कोशिश। अहम सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। 27 को लेकर जहां बीजेपी सरकार तारीफों के पुल बांध रही है, तो वहीं विपक्ष को यह बजट रास नहीं आया। बात हरियाणा की सियासत की करें तो सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि बजट में हरियाणा को खेलो इंडिया, राखी गढ़ी पर्यटन स्थल को विकसित करने की बात हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम साइंस में निवेश से गुरुग्राम टेक का नया हब बनकर उभरेगा। एनसीआर में लॉजिस्टिक हब बनाने की घोषणा से हरियाणा में भी रोजगार और निवेश बढ़ेगा। विकसित भारत के संकल्प को ये सिर्फ एक दूरदर्शी और ऐतिहासिक ये दस्तावेज है। यह बजट सही मायनों में जनहित और अंत्योदय की भावना को ये समर्पित बजट है। यह बजट सबका साथ, सबका विकास की भावना को ये चितार्थ करने वाला ये बजट है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस बजट में हरियाणा की बिल्कुल अनदेखी की गई है। बजट में हरियाणा का कोई भी जिक्र, कोई भी नाम नहीं लिया गया और न ही हरियाणा को कोई बड़ी परियोजना या प्रोजेक्ट दिया गया है। हरियाणा को लाभ क्या मिलेगा तो नाम ही नहीं आया। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी का नाम है नायब। केंद्र देश के बजट में हरियाणा का नाम था गायब, जिक्र ही नहीं हुआ हरियाणा का। कुछ हरियाणा को ना कोई परियोजना, कोई मेट्रो, एयरपोर्ट, कोई स्वास्थ्य की, शिक्षा की, कोई राष्ट्रीय स्तर का कोई संस्थान, कोई रेल की लाइन, कोई बड़ी परियोजना, कुछ ऐसा हरियाणा का तो आपको मिला नहीं। ये दुख की बात है, क्योंकि ऐसा नहीं है। हरियाणा से सबसे ज्यादा देश में जीएसटी कलेक्शन भी हरियाणा से है और देश में सबसे ज्यादा टोल कलेक्शन भी नेशनल हाईवेज का हरियाणा से है। तो ऐसे में हरियाणा की अनदेखी अच्छी बात नहीं है। खेल में भी हरियाणा से को से मेजबानी करा सकते थे कॉमनवेल्थ में, लेकिन आज हरियाणा का नाम नहीं आया। वहीं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बजट 2026-27 में हरियाणा का नामो निशान नहीं है। राखी गढ़ी में एएसआई का झुंझुना मिला है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बजट में हरियाणा के हाथ महज निराशा लगी है। तो वहीं नेल्लो अध्यक्ष अभय चौटाला ने कहा कि बजट तो बस दिखावा है, धरातल पर कुछ नहीं हो रहा। देश का 12वां एनडीए का बजट आया और ये बजट पूरी तौर पर निराशा भरा है। पूरे बजट पर ना तो किसानों के लिए कोई स्पेशल प्रावधान की बात करी गई तो सिर्फ फिशरी सेक्टर के लिए करी गई, जो कि आगे केरला और तमिलनाडु के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने करी। रोजगार के अवसर बनाने पर पूरी तौर पर वित्त मंत्री चुप थी। हरियाणा को तो एकमात्र चीज की घोषणा के तहत पैसा अलॉट किया है, वो है राखी गढ़ी के विकास के लिए। और ये मैं तो पूछना चाहूंगा यूनियन मिनिस्टर से भी कि ये तो 2021 के जब कोविड चल रहा था, फाइनेंस बजट में 500 करोड़ रुपया जब भी राखी गढ़ी के विस्तार के लिए दिया, आज तक तो वो पैसा कहीं भी हरियाणा को मिला नहीं, वो रिकॉल कर लिया गया। अब उसकी रिवीजन कर बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही है। इससे बड़ी निंदा की बात क्या हो।
ढिंडोरा तो पीटा जा रहा है कि बजट बहुत बढ़िया दिया है हमने। हमें बजट में जो है किसान का भी बहुत ख्याल रखा गया। हरियाणा का विशेष रूप से मुख्यमंत्री का बयान था कि बच्चों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेगी। मुख्यमंत्री से पूछने वाला हो, रोजगार तो आज की तारीख में जो जितनी पोस्टें निकलती हैं उनमें 80 से 90% जो है, जो युवा जो अप्लाई करते हैं वो बाहर के लिए जाते हैं। जो पर्ची और खर्चे की बात करते हैं वो खर्चे के साथ आते हैं सारे के सारे। इन्होंने तो ये कहा है कि 3 हवाई पट्टियां जो है उनको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अम्बाड़ा वाली का नाम जिक्र कर दिया, हिसार का कर दिया, करनाल का कर दिया। हिसार तो ऑलरेडी एक्सटेंड की हुई है, अम्बाड़ा ऑलरेडी एक्सटेंडेड। केंद्रीय बजट पर जहां नायब सरकार केंद्र सरकार की सराहना कर रही है, तो वहीं हरियाणा के लिए भी लाभकारी बता रही है। दूसरी ओर विपक्ष केंद्रीय बजट में हरियाणा की अनदेखी बता रहा है। ऐसे में हरियाणा की जनता भी जानना चाहती है कि बजट में हरियाणा को क्या मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, वो आपके मन में भी होंगे कि भाई आपकी जेब पर इसका असर क्या होगा। केंद्रीय बजट 2026-27 से उम्मीदों को कितने पंख लगे हैं। और सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, विपक्ष की नजर में बजट क्यों नहीं है असरदार, आखिर विपक्ष क्यों इतनी आलोचना कर रहा है। और सवाल नंबर 3 ये है कि केंद्रीय बजट में हरियाणा को कितना मिला है कि हरियाणा वासी खुश हो सके। ये महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल नंबर 1, केंद्रीय बजट 2026-27 का जो बजट पेश हुआ, केंद्रीय बजट जिसे आप कहते हैं पूरे देश का, उम्मीदों को क्या पंख लगे हैं या फिर नहीं। आप ये कह सकते हैं कि उम्मीद पूरी हुई है या नहीं, एक सवाल ये है। सवाल नंबर 2 ये उठता है कि विपक्ष की नजर में बजट आखिर असरदार क्यों नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से तो यहां पर जो सपने हैं वो दिखाए गए हैं। और हमारे साथ हमारे तमाम जो मेहमान हैं वो जुड़ चुके हैं। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर धूपड़ हमारे साथ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी जुड़ चुके हैं। गगन खरोट प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस जुड़ चुके हैं। रजत पंजवेटा प्रवक्ता एनएलडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश जिंदल अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सबसे पहला सवाल हम जो है वो आकाश जी से लेना चाहेंगे। वो इसलिए आकाश जी आपके पास मैं आ रहा हूं सबसे पहले। अब हरियाणा को लेकर बात अगर करें तो यहां पर विपक्ष की तरफ से भी आरोप लगाए गए कि भाई हरियाणा का तो कोई नामो निशान नहीं है। कांग्रेस से लेकर यहां पर जेजेपी और इनेलो पूरे तरीके से हमलावर नजर आए भारतीय जनता पार्टी पर कि केंद्र के बजट में हरियाणा को आखिर मिला तो क्या मिला, कुछ नहीं मिला। आप क्या समझते हैं जिंदल साहब कि हरियाणा के लिए क्या इस बजट में खास रहा? देखिए, हरियाणा के लिए बहुत बहुत कुछ इस बजट में रहा। सबसे पहले तो कैपेक्स पे 12.2 लाख करोड़ पैन इंडिया लगाए गए हैं, जिसमें से हरियाणा को बहुत फायदा मिलने वाला है। हरियाणा की कनेक्टिविटी बढ़ने वाली है, हरियाणा का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होने वाला है, जिसकी वजह से हरियाणा में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकती है और साथ ही साथ हरियाणा में काफी ग्लोबल मनी आने की संभावना है। तो वो हरियाणा को फायदा होगा। उससे क्या होगा, हरियाणा में रोजगार आएगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आएगी। हरियाणा में क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट सबसे पहली ये है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आए। दूसरी है इंक्रीमेंट्स आए। अब देखिए, जिस तरीके से सेमीकंडक्टर के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिस तरीके से और इन्वेस्टमेंट हो रही है, रैपिड रेल कॉरिडोर, फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है, एआई के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो रही है। एआई का बेनिफिट सबसे ज्यादा कौन से शहर को मिलेगा हिंदुस्तान में? 2 शहरों को मिलेगा, बेंगलुरु के बाद गुरुग्राम। एआई के लिए गुरुग्राम में ऑलरेडी काफी पहले डेवलपमेंट हो चुकी है, तो वो भी हरियाणा का बेनिफिट है। तीसरा, इन्फ्लेशन कम होने की अब पूरी संभावना है, क्योंकि जब इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो सप्लाई चेन बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सप्लाई चेन मजबूत हो जाएगी तो महंगाई कम हो जाएगी। अब आम हरियाणा वासी को, आम हिंदुस्तानी को चाहिए क्या? उसका बजट क्या कहता है? उसको चाहिए बढ़ी हुई कमाई, कम होते खर्चे। ये बजट आपको बढ़ी हुई कमाई दे रहा है, कम होते खर्चे दे रहा है। ऑलरेडी हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। ये आकाश इंदल या आकाश इंदल.in नहीं, डेटा कह रहा है। अभी जो
करंट लास्ट डेटा आया है जीडीपी का 8.2% है, जो यूएस, चाइना, जर्मनी सबसे कहीं ज्यादा तेज है। और हरियाणा के अंदर जीडीपी ग्रोथ, हरियाणा जीएसडीपी ग्रोथ, हरियाणा के अंदर पर कैपिटा इनकम ग्रोथ दोनों ही काफी अच्छी है। हाँ, कुछ दिक्कतें हैं हरियाणा में, वो पूरी होनी चाहिए। पहले तो हरियाणा का डेफिसिट, दूसरा जो है लोन, ये दो चीजें जो है ये कमी है जो पूरी होनी चाहिए। बट मुझे लगता है कि जब जीएसडीपी बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी और टैक्स मोबिलाइजेशन बढ़ेगी, जीएसटी बढ़ेगा, तो हरियाणा को भी जो है इससे काफी बेनिफिट मिलेगा। मेरे हिसाब जिंदल साहब, से एक हरियाणा के अंदर आम उम्मीद जो होती है ना आम जनता की, मिडिल क्लास मैन की, वही होती है कि भाई टैक्स रिजीम में थोड़ा सा अगर बदलाव कर दिया जाए और स्लैब को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए, कि इनकम स्लैब के अंदर आ जाए, कि भाई टैक्स थोड़ा कम देना पड़े तो थोड़ी बात बने, जेब पर थोड़ा जो असर पड़ता है वो थोड़ा कम दबाव पड़े जेब पर। आपके पास मैं लौटूंगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अब ऐसे में जो बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं अभी फिलहाल, शंकर जी, जो ये बजट है सीधे तौर पर विपक्ष तो घेर रहा है कि ना तो यहां पर जो टैक्स रिजीम है इसमें कोई बड़ा बदलाव तो देखने को नहीं मिला, जिससे हम ये तो नहीं कह सकते कि भाई अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूं तो आज मुझे थोड़ा कम टैक्स पे करना पड़ेगा, ये टैक्स में राहत दी गई है, कोई तुरंत ऐसा असर तो देखने को नहीं मिला है। और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो कहा कि यहां पर मुख्यमंत्री का नाम है नायब, हरियाणा का नाम गायब है केंद्रीय बजट से। जी नमस्कार, आपने जो पूछा, मेरी आवाज आ रही होगी आपको? जी जी। मैं उनकी जिक्र क्या करूं जो संसद में 2-2 मीटर के आलू का जिक्र कर चुके हैं, का कोई जिक्र नहीं करना। लेकिन जो है ये केंद्रीय बजट जो कल आया है, ये हरियाणा के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। श्रीमती सीतारमन जी ने जो बजट जो पेश किया है 26-27 का, तो केंद्रीय बजट में हरियाणा के लिए सकारात्मक और विकास उन्मुख जो है प्रावधान उसमें किए गए हैं, जो राज्य की प्रगति, रोजगार के सृजन, अभी जो आकाश जी बता रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि उद्योग क्षेत्र को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वित्त मंत्री द्वारा जो बजट जो पेश किया गया है, इसका कुल आकार 53.5 लाख करोड़ का जो है, इसमें पूंजीगत व्यय जिसका अभी आकाश जी जिक्र कर रहे थे, कैपेक्स को बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया है। ये पिछले साल से 1 लाख करोड़ अधिक है। इसमें पूरे देश के साथ साथ हरियाणा में भी बुनियादी ढांचा जो है इसका तेजी से विकास होगा। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो राज्यों को जो करों का हिस्सा है, आप जो एक दिखा रहे थे अभी, उसमें जो है उसमें बताया, कौन से नेता ने, मैं ध्यान नहीं कर पाया, कि उन्होंने बताया था कि जीएसटी में हम सबसे ज्यादा देते हैं। तो बजट में राज्यों को कुल मिलाकर 1.4 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर देने का प्रावधान है। जो जितना देता है उसको वापस उसके हिसाब से उसी रेशो मिलता है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए राज्यों का हिस्सा 41% पर बरकरार रखा गया है। तो हरियाणा जैसा विकसित और योगदान देने वाले राज्य को इससे मजबूत वित्तीय सहायता मिलेगी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा सकता है। और राखी गढ़ी का जिक्र तो अभी सारे के सारे जो है विरोध विपक्षी दल के नेता भी कर रहे थे। रही निराशाजनक बात की, निराशाजनक है बजट, तो निराशाजनक जो बजट है ये जनता के लिए नहीं है, ये एक्चुअल में इन लोगों के लिए है, क्योंकि ग्रोइंग जो इकोनॉमी है पूरे संसार में सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वो हमारी है। ये बढ़ा हुआ कैपेक्स 12.2 लाख करोड़ का हरियाणा में रेल, सड़क, आरआरटीएस जैसे दिल्ली, गुड़गांव और फरीदाबाद जो कॉरिडोर है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल पार्क, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, आईएमटी विस्तार, अन्य परियोजनाओं को गति देगा। हरियाणा ने पहले से ही आरआईडीएफ और यूआईडीएफ की मांग की थी। राष्ट्रीय स्तर पर इंफ्रा फोकस से राज्य को अप्रत्यक्ष रूप से बड़ा लाभ मिलने वाला है। और जो बात कर रहे थे कि किसानों की बात, तो खारेपन से मुक्ति का जो जिक्र इस बजट में किया गया है वो बहुत बढ़िया तरीके से जो किया गया है। हमारे जो, अगर मैं बात करूं तो हमारे 4 जिले विशेष रूप से, फतेहाबाद है, सिरसा है, हिसार है और भिवानी का कुछ एरिया है जो हिसार के साथ में लगता हुआ है। तो इस बजट में जो जिक्र किया गया है कि खारेपन और सेम से मुक्ति दिला 6 लाख एकड़ को फिर से खेती लायक बनाएंगे। किसान और किसानी का यह बजट है। जल भराव और खारी जो जमीन है, इससे प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। बहुत समय तक जो पानी जो खड़ा रहता है, इसकी वजह से कोई दिक्कत जो आती है वो किसानों को जो है इसके बारे में
दूर करने का काम किया जाएगा और हरियाणा को मिलेगा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पर और माननीय नायब सिंह जी सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में जो सरकारें जो चल रही है डबल इंजन की सरकार का भरपूर जो है फायदा इस बजट के बाद में हमें मिलने वाला है। और इस बजट में अगर बात करें तो जो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो बनाए जाएंगे तो उसकी वजह से भी जो माल ढुलाई जल्दी होगी और एक जगह का सामान दूसरी जगह जब जाएगा तो ना तो सामान खराब होगा और जल्दी पहुंचेगा, तो रास्ते में भी कहीं रुकने वाला नहीं है। और 3 आयुर्वेदिक एम्स तो पहले भी जो है आपने देखा कि हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो पहले एक ही एम्स था कांग्रेस के सरकार के टाइम में, तो हमारे जो है 11 साल के टेन्योर में इसमें 2 नए जुड़े हैं तो 3 नए एम्स बन गए हैं। अगर मैं बात करूं कि शिक्षा को समर्पित है, वैश्विक स्तर पर जो शिक्षा का स्तर जो वैश्विक स्तर का बनाया जाए इसके लिए जो है प्रयास किए जाएंगे और शिक्षा के प्रति रुचि जो बढ़े और ये समर्पण इस बजट में जो दिखाया गया है और स्किल बढ़ाने पर भी इसमें बहुत जोर दिया गया है। अभी जो है हम चर्चा कर रहे थे, मेहमान जी जो है हमारे साथ में है आकाश जी, उन्होंने भी इसका जिक्र किया। तो ये बढ़ने के बाद में जो रोजगार जो सृजन है वो ज्यादा होंगे और जो युवा जो है एमएसएमई है दूसरे किसी साधन से जो इसमें अपना जो काम जो शुरू करेंगे वो नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने वाले होंगे। तो इसलिए ये कहना जो है ठीक नहीं है कि इस बजट से हरियाणा को कुछ नहीं मिला है। एक्चुअल में क्या है कि पहले भी पिछली बारों में 1 मिनट में अपनी बात 1 सेकंड में पूरी करूंगा, पिछली बार भी हमेशा ये लोग यही कहते रहे हरियाणा को कुछ नहीं मिला, जबकि हरियाणा जो है हरियाणा के विकास को उन योजनाओं से पंख लगे और हरियाणा दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति जो है नायब जी के नेतृत्व में पहले मनोहर लाल जी के नेतृत्व में करता रहा। जी चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। गगन खरोड़ हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस हैं। अब गगन जी 2025-26 का जो बजट हमें देखने को मिला था पिछले साल का, उसके बाद अब ये 2026-27 का जो केंद्रीय बजट है सर, अब भारतीय जनता पार्टी ने सीधे दावे तो किए हरियाणा के विकास को लेकर कि हरियाणा के विकास को समर्पित ये बजट है। अब आप किस तरीके से देख रहे हैं हरियाणा में आम लोगों की आय को कितना बढ़ाने का काम करेगा और आम लोगों की जेब पर कितना सकारात्मक प्रभाव इस बजट का सर आप देख रहे हैं? वसंत भाई, पहले सबसे पहले आपको और जो हमारे आज इसमें डिबेट में को पैनलिस्ट साथी हैं और जो दर्शक आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। मैं आपसे सबसे पहले तो गुजारिश करूंगा कि जितने विस्तार से आपने उनको अपने झूठ का बखान करने के लिए बीजेपी प्रवक्ताओं को टाइम दिया, तो हमारे को जनता के सामने सच्चाई रखने के लिए थोड़ा सा टाइम नहीं, ये गलत है। मुझे ऐतराज है सर आपकी इस बात से। देखिए, बात झूठ के बखान की नहीं है, बात झूठ के बखान की नहीं है। आप बात झूठ के बखान के है नहीं सर गगन जी, बात झूठ के बखान की नहीं है। हम किसी को यहाँ पर झूठ बोलने के लिए समय नहीं दे रहे हैं। सीधी बात है, अगर आप उनकी किसी बात से सहमत है तो आप अपने वक्तव्य में रखिए, ओपनिंग स्टेटमेंट में कीजिए। मैं आपके ऊपर नहीं कह रहा हूँ, आपने अदरवाइज ले लिया, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। मैं उनको कह रहा हूँ कि जो उन्होंने बखान करा इतनी देर तक बोलते रहे झूठ, मैं उसका एक एक चरण तरीके से मैं खुलासा कर दूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि आज हमारा देश, मेरे को कहते हुए शर्म आ रही है क्योंकि मैं भी एक जिम्मेवार नागरिक हूँ भारत का और हम भारत से प्यार करते हैं, आज से नहीं, जब से पैदा हुआ तब से। मैं शर्मिंदगी होती है बताते हुए आज, फिर ये कहते हैं हमारा आप दुष्प्रचार करते हो। सच्चाई क्या है आज की डेट में? सच्चाई है डॉलर जो रुपया है आज की डेट में डॉलर के मुकाबले 6.5% डाउन चल रहा है, जो कि अब तक का जब तक का इतिहास है सबसे कम जो रुपया गिरा है, अभी इसी सरकार के दौरान गिरा है और अभी कुछ दिनों में गिरा है। और ये बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि 6.5% जो रुपया गिरा है इतनी तेज गति से आज तक पूरे वर्ल्ड में कोई करेंसी गिरी नहीं है जितनी 6.5% के हिसाब से। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे अखबार, सारे डाटा सारी जगह अवेलेबल है, ये सबको पता है कि आज के रुपए का डॉलर के मुकाबले क्या हिसाब किताब है। दूसरा, ये बात करते हैं 5 ट्रिलियन। एक मिनट, आपके बीच में नहीं बोला मैं, दुपल जी आप कृपया सुन ले, ठीक है ना? मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन ले कृपया आप। अब आपने कहा हम जा रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ। कैसे बढ़ेगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ? आज हम 8% के हिसाब से आप कह रहे हो कि हम आने वाले टाइम में इस साल 7.20 पे पहुंचेगी हमारी जो है अर्थव्यवस्था। मैं उसको 8% मान के चलता हूँ, छोड़ो आप 7% को, हम 8% मानते हैं और ज्यादा बढ़ाते हैं। 6.5% के हिसाब से रुपया करेंसी हमारी हिंदुस्तान की नीचे गिर गई
उसको अगर जो आप 8 में से 6.5% माइनस तो करोगे ना। इकोनॉमिस्ट आपको ज्ञान होना चाहिए ना, जब आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हो 5 ट्रिलियन की, आप टीवी पे बैठ के अभी लोगों को बता रहे थे, तो आपको इतना भी ज्ञान होना चाहिए। जो इकोनॉमिस्ट है, जो उसकी निकलती है अर्थव्यवस्था, तो 8 के अंदर से जो जिस दर से हमारा पैसा गिरा है 6.5%, अगर जो उसको कर दे तो 1.5% डॉलर के हिसाब से डेट में, जो कि पूरी दुनिया में सबसे स्लो ग्रोथ आज की डेट में इंडिया की है। और आप बात करते हो हम तरक्की कर रहे हैं, विश्व गुरु बन रहे हैं। आप एक मिनट आप सुनते रहो, अब आप सुनते रहो। आप ये देखो आज की डेट में भूख के इंडेक्स में इंडिया 147वें नंबर पे है। आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में देके आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हो, आप विश्व गुरु की बात करते हो। कल हमारी जो हमारी वित्त मंत्री है, वो वर्ल्ड बैंक कह रहा है। एक मिनट जी आप सुन लो, सच्चाई कड़वी होती है, सुनते रहो। आपको मैं आपकी पत्ते खोलूंगा, अभी सारी पत्ते खोलूंगा, जनता को पता होना चाहिए आप क्या कहते तो जनता आपकी खोल रही है। एक मिनट महाराज सुन लो, सच्चाई कड़वी होती है, सुन लो। मैं आपकी नहीं शंकर जी प्लीज बात पूरी करने दें। शंकर जी आप ऐसे बीच में बोलोगे, शंकर जी बात पूरी करने दें। देखिए अगर सिलसिलेवार तरीके से बात पूरी करते रहेंगे तो क्लियर होगी। शंकर जी प्लीज बोलने दें। ठीक है गगन जी बोलने दो। अब आपको दुख हो रहा है ना, क्योंकि मैं सच्चाई बता रहा हूँ। कल हमारी जो वित्त मंत्री है, उन्होंने कल क्या कहा? कल उन्होंने बड़े बेशर्मी से संसद में खड़े होकर कहा, बजट पेश करते हुए, हमने 25 करोड़ लोगों नहीं गगन जी देखिए थोड़ा भाषा की मर्यादा रखें तो ठीक होगा। गगन जी प्लीज भाषा की मर्यादा अगर थोड़ी रखी जाए तो ठीक होगा। नहीं ये भाषा की मर्यादा प्लीज थोड़ा रखी जाए तो ठीक होगा, क्योंकि वित्त मंत्री के लिए इस तरीके की शब्दावली ठीक नहीं है। प्लीज ये ठीक नहीं है बिल्कुल। गलत ही कहा मैंने। नहीं ये बिल्कुल गलत है सर कि बड़ी बेशर्मी के साथ जिस तरीके की नहीं ये भाषा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हमारे चैनल पर ठीक है आप बिल्कुल भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते गगन जी, ये मर्यादा के खिलाफ है, समझते हैं आप भी। देश के वित्त मंत्री के लिए इस तरीके की शब्दावली का प्रयोग करना प्लीज आगे बढ़े। बसंत भाई सुनो, अगर जो आपको लगा है कि मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकले तो मैं उन शब्दों को वापिस लेता हूँ, लेकिन जो उन्होंने कहा वो तो बताओ ना। उन्होंने कल ये कहा कि हमने पिछले सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया। वो कौन से 25 करोड़ लोग हैं? तो 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से ऊपर उठे, तो 80 करोड़ में से 25 करोड़ माइनस करो तो उतने लोगों को राशन जाना चाहिए ना। फिर वो बाकी राशन इसका मतलब कहां जा रहा है? वो कागजों में कौन डाटा 80 करोड़ लोगों को आज भी प्लस को राशन दिया जा रहा है। और कल वित्त मंत्री कह रही है हमने 25 करोड़ लोगों को पिछले कुछ सालों में बाहर निकाल दिया, तो वो 25 करोड़ लोगों का राशन कहां जा रहा है? पहली बात। दूसरी बात, अब मैं बात करता हूं हरियाणा की। ये तो मैंने बताया जो इन्होंने अभी धूपल जी ने कहा जनता के सामने कि हरियाणा इंडिया विश्व गुरु बनने जा रहा है और तरक्की कर रहा है, सबसे तेज इकोनॉमी है, वो तो मैंने सारा आपके सामने रख दिया। अब मैं बात करना चाहूंगा हरियाणा की। आज कल जो बजट हमारा पेश हुआ, हरियाणा जो है, हमारे और भी कई नेता इस बारे में, सांसद और भी कई नेता कल से बयान दे रहे हैं, मैं भी उसी बात पे आता हूं। और ये बात मैंने पहले भी एक डिबेट में की थी, बजट आने से पहले जब मीटिंग बुलाई गई थी हरियाणा के बजट के लिए। हरियाणा जो है हमारा सबसे ज्यादा जीएसटी देने वाले राज्यों में और सबसे ज्यादा टोल देने वाले राज्यों में हरियाणा हमारा आता है प्रदेश, जो कि दिल्ली हमारी प्रदेश की राजधानी से बिल्कुल सटा हुआ राज्य है। अगर जब बात आती है देने की, तब तो हरियाणा खड़े होके देखता है इडी ठाठा के कि क्या मिलेगा। कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे रहे वहां सारा दिन, लाइव देखते रहे बजट को लाइव देखते रहे अपने मंत्रियों के साथ, लेकिन वहां पर हरियाणा का एच भी नहीं बोला। मायूस होकर उनको उठना पड़ा और बताना पड़ा कि ये मिला और एनालाइज करके बताएंगे। एनालाइज करते रहना, जनता खुद ही देख लेगी क्या मिला। अब बात कर रहे थे अभी हमारे धूपल जी उच्च स्तरीय शिक्षा हरियाणा की। आप हैरानगी मान रहे हो, आप या तो टीवी नहीं देखते या आपको बीजेपी के अपने खुद के मंत्रियों की नॉलेज नहीं है। परसों गुड़गांव के अंदर एक कार्यक्रम रखा गया बीजेपी द्वारा, जिसमें हमारे उद्योग मंत्री जो राव नरवीर सिंह जी हैं, उसमें मुख्य अतिथि हमारे शिक्षा मंत्री डांडा जी थे। वहां पर बीजेपी के दोनों बीजेपी के मंत्री थे। वहां पर माइक के ऊपर सरेआम जो राव नरवीर सिंह जी उद्योग मंत्री, उन्होंने सरेआम हरियाणा के अंदर जो शिक्षा की पोल पट्टी है उसकी पूरी पोल पट्टी खोल के रख दी कि आज हरियाणा के अंदर शिक्षा की क्या व्यवस्था है। बिल्डिंग है तो उसके अंदर पुताई नहीं है, पुताई है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो बच्चे नहीं है। तो आज की डेट में शिक्षा की तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि शिक्षकों को क्या करा जा रहा है। अब आप कहते हो हरियाणा के अंदर हमने किसानों को दिया एआई। मैं आपको गारंटी से कहता हूं 5% किसान भी हरियाणा के ये नहीं जानते होंगे। उनसे जो आप एआई की फुल फॉर्म पूछोगे ना कि एआई की फुल फॉर्म क्या है, तो 5% किसान भी नहीं बता पाएंगे। और आप उनको कह रहे हो कि हमने उनको इतना बड़ा झुंझुना दे दिया जो बचता भी नहीं है, ऐसा झुंझुना दिया जो बचेगा भी नहीं। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ पंजेटा साहब हैं एनएलडी से, रजत पंजेटा जी। अब एआई की बात यहाँ पर कही गई है किसानों के लिए कि भाई हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेकर आए हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो एक पोर्टल सिस्टम है फिलहाल जो लेकर आ रखी है सरकार ऑलरेडी,
वो मुझे लगता है कि किसान उससे भी इतने फ्रेंडली नहीं है। एआई के साथ तो बहुत समय लग जाएगा सर। और किस तरीके से आप हरियाणा के हित में इस बजट को देखते हैं या फिर नहीं, जो क्लेम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है? पंजेटा साहब, देखिए, आपने कई प्रश्न पूछ लिए, एक एक करके उनका उत्तर दूंगा मैं। हाँ। पहली बात तो आपने पूछा कि एआई का आपने जिक्र किया। पहले पोर्टल से दुखी हैं, पहले गेट पास से दुखी हैं। पहले किसानों, सभी किसानों के पास तो ना तो शहरों, ना उनके गांव में वाईफाई है, ना उनकी प्रॉपर कनेक्टिविटी, और कईयों के पास तो टच वाले जो फोन है वो भी नहीं है, क्योंकि खेती में ये फोन प्रैक्टिकल नहीं है। कई बारी खेती करते हुए वो जो ट्रैक्टर चलाते हैं, अन्य काम करते हुए फोन नीचे गिर जाता है, तो उनको रफ एंड टफ जो वो बटन वाले फोन है वही ज्यादातर जो है किसान इस्तेमाल करते हैं। तो किसानों के ऊपर सिर्फ हाँ ये हो सकता है कि नजर रखने के लिए तो जरूर आप ड्रोन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कहीं पराली पुरोली के लिए तो कर लेते होंगे। लेकिन किसान बड़ा कहते हैं ना, वो मिट्टी होने वाला व्यक्ति है, तो कीचड़ के अंदर ये टच वाले तो ड्राइंग रूम वाली तो बातें नहीं चलती। किसान के साथ खेती बड़ा टफ काम है। इन्होंने किसान का, क्योंकि कृषि का जिक्र किया, इन्होंने कहा खारे पानी का बहुत बढ़िया जिक्र किया। इन्होंने 6 डिस्ट्रिक्ट्स भी बताई और जल भराव की भी बात करी। 1 साल हो गया ना तो जल भराव, वहां से जल निकला 1 साल, और ना सेम की समस्या है, ठीक है वो पुरानी है, मैं मानता हूँ कई जगहों पे। लेकिन आप ये बात बताइए, ना तो जो पानी भरा था 1 साल हो गया, ना तो उसका मुआवजा मिला, ना पानी निकाल पाए। वो खारे पानी को मीठा कैसे करेंगे वो भी बता दे। एक अभी बोल रहे थे अर्थशास्त्री, पहले भी मैं जिंदल जी के साथ डिबेट कर चुका हूँ, इन्होंने कहा कनेक्टिविटी बढ़ेगी। आईएमटी का भी जिक्र किया, किसी एक आईएमटी को दूसरे आईएमटी तक कनेक्टिविटी का जिक्र तक नहीं है। ना तो कोई रेल कॉरिडोर का जिक्र है, ना मेट्रो का जिक्र है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स पूरे देश में गिनवाए गए अलग अलग जगहों पे, उसमें हरियाणा का कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। इन्होंने कहा कि बच्चे जो होंगे वो पहले से स्किल होंगे, युवा, और जो स्किल हुआ और गेम चेंजर साबित होगा, और जो स्किल हुए बच्चे होंगे वो आगे फिर खुद नौकरी देंगे। तो मैं आपको इनके स्किल इंडिया का हाल बता देता हूँ। स्किल इंडिया के अंदर 14,450 करोड़ का घोटाला हुआ। उसके बाद फेक बायोमेट्रिक्स वहां पे हुए। ट्रेनिंग सेंटर शटडाउन होने के बाद भी पेमेंट कंटिन्यू हुई। 95% फेक नेम, फेक अकाउंट। उसके बाद सेम फोटोग्राफ्स 5 स्टेट में यूज हुई। घोस्ट ट्रेनिंग सेंटर थे, उनका वहां कोई बिल्डिंग नहीं थी। जॉब प्लेसमेंट मात्र स्किल इंडिया की 18% है, उसमें से 87% ट्रेन युवाओं को जो ट्रेंड किए गए स्किल इंडिया के नाम पे, उनको जॉब ही नहीं मिली। 47% यूथ जो है उनका अभी तक कोई अता पता ही नहीं है सेम नाम का। तो ये स्किल इंडिया की जो उन्होंने बात करी कि स्किल होंगे और युवा जो देंगे। उसके बाद अभी एम्स की बात हुई तो आपने देख लिया होगा, जब से भाजपा की सरकार आई है वो दरभंगा वाला जो एम्स है उसका अभी तक केवल गेट ही बना है। एक अभी महानुभाव बोल रहे थे कि बड़ी ग्रोथ है हमारी, 8% कुछ % ग्रोथ है। तो बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इनको मैं 2 का नाम बताता हूँ। एक अरुण कुमार जी हैं, और नेट पे जाइए तो वो रियल जो ग्रोथ है वो इंडिया की 2.5 से 3% बताते हैं, और कहते हैं कि ये जो जीडीपी के कैलकुलेशन के ओल्ड मेथड है ये रिलायबल नहीं है। प्रणब सेन एक और इकोनॉमिस्ट है, प्रणब सेन, वो भी यही बात करते हैं। इन्होंने कहा महंगाई कम होगी और महंगाई कम होगी, कमाई बढ़ेगी, और कम होती कमाई में खर्चे भी कम होंगे। कमर तोड़ के रख दी मिडिल क्लास की। सारा मिडिल क्लास किसान, सब किसान है वो कर्जे में डूबा हुआ है, जो मिडिल क्लास है वो डेट में डूबा हुआ है, सब क्रेडिट में चल रहे हैं, किसी का कोई प्लस में। मतलब आप ये हाल इतना बुरा है कि इन्होंने पता नहीं कौन सा ये ब्रह्मास्त्र, जो आज तक महंगाई कम नहीं हुई, इन्होंने रटी रटाई बात बिना किसी आधार के ये बोल दी कि महंगाई कम हो जाएगी। मतलब कौन सी वस्तु जो है वो सस्ती हुई है, आप इस्तेमाल करते होंगे अपने घर के अंदर, कोई आटा, घी, ब्रेड, सब्जियां, FMCGs, किसी चीज का, मोबाइल फोन की, क्या सस्ता हुआ है आज तक? टायर गाड़ी के कुछ भी सस्ता नहीं हुआ। आप एक बताइए कंजम्पशन का, सीमेंट, सरिया। उसके बाद इन्होंने कहा
कि खर्चे कम हो जाएंगे। मतलब ये कैसे खर्चे कम हो जाएंगे? सरकार टैक्स लेना बंद कर देगी, टोल टैक्स लेना बंद कर देगी, जो अदर फीस है, बच्चों की फीस है, उस किसी भी चीज में कटौती कर देगी। उन्होंने कहा कमाई बढ़ जाएगी, कमाई पता नहीं कौन सा मेथड है, कमाई बढ़ जाएगी। जो ये बता रहे हैं, ये भी कैपेक्स की बात करी इन्होंने, आपके टोटल बजट जो आपका 53,05,00,000 करोड़ का बजट है, उसका 24% तो केवल आप कर्ज लेंगे। मतलब आपका टोटल बजट का 24% तो आप और कर्ज लेंगे, उसमें से 14.04% सरकार को ब्याज का चुकाना है। ठीक है, मतलब ये सारा पैसा ये एक आपसे इंपॉर्टेंट वसूला पॉइंट है, जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पंजेटा साहब आपके पास मैं आ रहा हूं, बस एक शॉर्ट वाइल के लिए, बस अभी आपके पास दोबारा मैं वापस लौटूंगा। हमारे साथ लगातार मुझे रिप्लाई देना है अपने मित्रों का। ठीक है, ठीक है, मैं अपने मित्रों को रिप्लाई देना चाहूंगा। ठीक है, आकाश जिंदल से हमारे साथ अर्थशास्त्री से जुड़े हुए हैं लगातार। जी आकाश, पहले मुझे भी कंप्लीट कराइए एक बार, थोड़ा समय दे दीजिए। पंजेटा साहब बिल्कुल दोनों आऊंगा आपके पास, तुरंत आ रहा हूं। ठीक है आकाश जी। जी देखिए, सबसे पहले मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टियों का पूरा जो है, आई हैव हाई रिस्पेक्ट फॉर कांग्रेस एज वेल एज INLD, दोनों पॉलिटिकल पार्टियां, उनके प्रवक्ताओं का सम्मान करता हूं। अब एक एक करके आंसर दूं। सबसे पहले हमारे मित्र ने कहा कि 8.2% GDP ग्रोथ गलत है। मेरे मित्र, हो सकता है आकाश जिंदल या akashjindal.in आपको गलत लग रही हो, वर्ल्ड बैंक ने 2025-26 का 7.2% GDP ग्रोथ हमारी प्रोजेक्ट की है 2025-26 के लिए। क्या आप मैंने वर्ल्ड बैंक को गलत कहना 7.2 कही है? मैंने 7.2 ही कहा गया था आकाश जी, 7.2 ही कहा गया था। करेक्ट करो। उन्होंने ये कहा था कि बल्कि 8% हम मानकर चलते हैं। ठीक है, 8 मान लो। ओके, मैं 8%, 8 मुझे बात तो पूरी करनी दीजिए मेरे मित्र। ठीक है आकाश जी, बात रखिए। ठीक है आकाश जी, ओके, ठीक है गगन जी, ओके, 9 रख लो। ठीक, जब झूठ ही बोलना, जो मर्जी रख लो, 10 कर लो, 15 कर लो, 20 कर लो। आकाश जी प्लीज। ठीक है, ओके आकाश जी बात करके। और 8.2% जो मैं कह रहा हूं, वो जुलाई टू सितंबर का ऑलरेडी अचीव्ड डेटा है। जुलाई टू सितंबर 2025 में 8.2% हमने ऑलरेडी अचीव की है। ये रिकॉर्डेड डेटा है, ये प्रोजेक्टेड नहीं कह रहा। जो 7.2% है वर्ल्ड बैंक का 2025-26 का है, और वर्ल्ड बैंक ने क्लियरली उसमें कहा है कि जो टैक्स रिफॉर्म्स है और कंजम्पशन और स्पेंडिंग जो है उसका बेसिस है। सबसे पहली बात। दूसरे हमारे मित्र ने एक बात कही कि डॉलर की जो है प्राइस कम हो रही है, इसलिए GDP कैलकुलेशन की मेथोडोलॉजी गलत है। उनको भी पूरे सम्मान के साथ बता रहा हूं कि डॉलर का वर्चस्व, डॉलर का रेलेवेंस ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत कम हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को डी-डॉलराइजेशन कहा जा रहा है। तो कृपया डॉलर्स को उसका मेजर ना बनाए। ऑलरेडी डॉलर को लेके कई समस्याएं आ रही हैं, और डॉलर की जगह और ग्लोबल करेंसीज आ रही हैं, रिजर्व करेंसी के रूप में आ रही हैं। तो ये उनका जवाब देना चाहूंगा। तीसरी बात आई कि कमाई, आकाश जिंदल कैसे कर रहा है, कह रहा है कि कमाई बढ़ जाएगी। कमाई ऐसे बढ़ जाएगी, 40,000 करोड़, ये पूरे पैन इंडिया की बात कर रहा हूं, सेमीकंडक्टर के लिए एलोकेट किया गया है। अब सेमीकंडक्टर वो चीज है जो किसी भी मोबाइल फोन, किसी लैपटॉप, किसी LED सेट, किसी कार, सबके लिए जरूरी है। ये चीज हम इंपोर्ट कर रहे थे, और आज हम सब जानते हैं टैरिफ्स और रिटेलिटरी टैरिफ के जमाने में जब ये हिंदुस्तान में बन जाएगी तो हमारे यहाँ एक तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हो जाएंगी, मैन्युफैक्चरिंग में काफी ग्रोथ आ जाएगी। दूसरा, इसकी वजह से इन चीजों की कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि चारों चीजों में जरूरी है। उसके बाद आ जाइए, इन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से, कैपेक्स से इन्फ्लेशन कम कैसे होगी, वो भी बताना चाहूंगा मेरे मित्र को। इंफ्रास्ट्रक्चर से इन्फ्लेशन ऐसे कम हो जाएगी। हमारे यहाँ जो इन्फ्लेशन है वो सप्लाई साइड प्रॉब्लम की वजह से, ये नहीं है कि चीजों की प्रोडक्शन कम है। हमारे यहाँ चीजें सही समय पे नहीं पहुंचती। जब इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्टोरेज होगा, हाईवेज होंगे, कनेक्टिविटी, यहां मैं जो है ऑनलाइन कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहा, रोड कनेक्टिविटी होगी तो चीजें टाइम पे पहुंच जाएंगी, वो इन्फ्लेशन को रिड्यूस करेंगी। बहुत सी स्टडीज हैं मेरे मित्र, जितनी कहेंगे इनको दिखा दूंगा, जहां सप्लाई चेन प्रॉब्लम की वजह से इन्फ्लेशन जो है बढ़ी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कमाई बढ़ेगी और जो है खर्चे कम होंगे, ये इसका बेसिस है। उसके बाद आ जाइए, आप आगे पहुंचिए। अब फ्रेट कॉरिडोर से क्या होगा, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आएगी। जिसने भी ग्लोबल इकोनॉमी की स्टडी किया वो बता देगा, चाइना ने जब 80 से लेके 2000 तक इंडस्ट्री डेवलप हुई है तो उसका सबसे बड़ा बेसिस था इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की जब इतनी डिप्लॉयमेंट होगी तो हम क्यों नहीं बढ़ेंगे। दूसरी बात, क्या हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है? 10 सेकंड में और बात खत्म कर दूंगा। आपके सामने मित्र जो है, मेरे दोनों सम्मानित मित्रों के सामने मैं डेटा रखूंगा, यूएस का, चाइना का, जर्मनी का, जो तीनों इकोनॉमी हमसे बड़ी हैं। जर्मनी 2023-2024
2 साल जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव में रही है। और ये आप चेक कर ले मेरे मित्र, यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, दुनिया की सबसे बड़ी पावरफुल इकोनॉमी, 2025 का फर्स्ट क्वार्टर नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रही है। जापान जब हमने 8.2% जीडीपी ग्रोथ दी है, उन्होंने नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ दी है। और ये देश मेरा भी है, आपका भी है मेरे मित्रों। तो हमारा देश ग्रो कर रहा है, देश मेरा भी है, देश आपका भी है। एंड आकाश जी बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक दिक्कत यहां पर एक ये आ जाती है ना कि आपने जिन देशों का नाम लिया, आपने अमेरिका का नाम लिया, आपने जापान का नाम लिया, वहां पर एक आम आदमी जो मिडिल क्लास आदमी है, वहां का वे ऑफ लाइफस्टाइल भी तो आप कंपेयर कीजिए, वहां की प्रति व्यक्ति आय भी तो आप कंपेयर कीजिए। कई ऐसे जीडीपी के आंकड़े हैं जापान के मुकाबले में हम आगे चल रहे हैं, लेकिन जापान की जीडीपी को जब आप एनालाइज करेंगे, वहां के वे ऑफ लाइफस्टाइल को एनालाइज करेंगे, तो आपको फर्क समझ में आएगा। जिंदल साहब, एक ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हम हर बार कंक्लूड करना मुझे लगता है भूल जाते हैं। मैं उसका जवाब देना चाहूंगा, मैं उसका आपको जवाब देना चाहूंगा। आपने एक जापानीज व्यक्ति, जर्मन व्यक्ति या अमेरिकन व्यक्ति के लाइफस्टाइल की बात की। अब इसमें सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी आ जाती है चाइना। और ये आप कहीं भी देख सकते हैं मेरे मित्र, वहां डिफ्लेशन हो रही है। डिफ्लेशन का मतलब चीजों के दाम कम हो रहे हैं। आप लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, और ये अच्छी खबर नहीं, बहुत दुख की खबर है। डिफ्लेशन क्या है कि वहां लोगों के पास पैसा ही नहीं है बाजार जाके सामान खरीद सके। ये हालत है चाइना की। एडवांस्ड इकोनॉमी में यूएस पे आ जाइए। यूएस जहां जाके नौकरी करना लोगों का सपना होता है, आज वहां 4.4% अनएम्प्लॉयमेंट है। ये यूएस का अपना डेटा है, आकाश जिंदल का डेटा नहीं है। यूएस में इन्फ्लेशन है 2.7%, हमारे हिंदुस्तान में 1.3%। आप देख लीजिए यूएस में जो है आम आदमी कितना खुश है। टैरिफ की वजह से वहां के आम आदमी की इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जर्मनी में जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई तो एनर्जी क्राइसिस हुआ, क्योंकि पाइपलाइन से वहां पे गैस आती थी। जर्मनी का आप हाल देख लीजिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं, हमारे देश में क्या हो रहा है, आप उनका एग्जांपल क्यों दे रहे हो? हमारे देश के हालात तो देखो क्या है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ है हमारे देश में? की बात करो, आप अपने देश की बात करो ना। आप कहाँ यूएस से जापान पहुंच गए? हम इंडिया की नहीं, अभी हमारे मित्र ने ठीक है, आपके पास में लौटूंगा। ठीक है पंजेटा साहब, ओके ठीक है पंजेटा साहब, पंजेटा साहब के पास जा रहा हूँ कमेंट के लिए। ठीक है पंजेटा साहब बोलिए। इंडिया की बात करो ना। ठीक है ओके। पंजेटा साहब की बात बीच में मैंने टोक दी थी, बीच में रोक दिया गया था। पंजेटा साहब बोलेंगे। देखिए, पहली बात तो मुझे नहीं लगता कि जिंदल साहब अरुण कुमार जी या प्रणब सेन से बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। पहले उनकी स्टडी एक बारी करके देखिए, आपको वो डेटा अवेलेबल है। अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो मैंने ये कहा है, जो कैलकुलेशन है ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है। आपने वर्ल्ड बैंक को कोट किया, तो मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है। मैंने वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन दी आपको 7.2% की। नहीं, वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्शन है 7.2% की। Why you keep on repeating? Why? I heard you once. I heard you once. Kindly keep your how can you challenge the GDP growth? Kindly don't interrupt in between. Don't try to act smart. Are you challenging? Don't try to act smart. Don't try to act smart. 7.2% GDP growth. At least you should accept what is wrong with you. आकाश What is wrong with you? Why you keep on harping? But please Why you accept keep what on World harping Bank the is saying. same thing? आकाश जी प्लीज एक बार बात Just पूरी keep होने your दीजिए। cup shut, okay? Kindly don't disturb in between. ठीक है पंजेटा sides साहब of- प्लीज। ओके देखिए, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि जो इंडिया की कैलकुलेशन है जीडीपी को कैलकुलेट करने की, दैट इज नॉट रिलायबल। आप पूरी की पूरी, अभी इन्होंने कुछ किया नहीं है। अभी हो सकता है कि कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान बड़ा डेंजरस होता है, तो इनका बातों से पता चल रहा है कि अधूरा ज्ञान है। ये सोचते हैं इनकी सोच के हिसाब से कि इंडिया मतलब जो सऊदी अरेबिया, कतर हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, हमारी करेंसी तो बहुत ज्यादा, मतलब एक इन्होंने, मुझे लगता है कि वो एक चलती है सोशल मीडिया के ऊपर कि फॉरेनर जो है वो लाइन में लगे हुए हैं इंडिया का वीजा लेने के लिए और भीख मांग रहे हैं, टैक्सियां चला रहे हैं। मुझे लगता है इन्होंने वो व्हाट्सएप का थोड़ा ज्ञान ज्यादा ले लिया इन्होंने। जो हालत है इंडिया की, वो अगर टॉप इनइक्वालिटी के अंदर टॉप 1% के पास देश की लगभग सारी वेल्थ है, और वो छोड़ के उनके पास, सबके पास ड्यूल सिटीजनशिप है। वो देश का पैसा बाहर लेके जा रहे हैं हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़कर। क्यों जा रहे हैं भाई? अगर इतना ही आपको विश्वास है इंडिया की इकोनॉमी नंबर 3 है, तो किस लिए उन सबके पास ड्यूल सिटीजनशिप है और अपना पैसा बाहर पार्क कर रहे हैं, स्विस हेवंस में, दुबई में और माल्टा में और पनामा आइलैंड्स में शेल कंपनीज बना के क्यों घुमा रहे हैं इंडिया का पैसा? छोड़िए इस बात को।
फिर इन्होंने कहा कि मतलब अजीब से मुझे इनके तर्क लगे, और वो कुतर्क है असलियत के अंदर। हमारी $2800 या 3000 आसपास पर कैपिटा इनकम के ऊपर जीडीपी पर कैपिटा जीडीपी इन्होंने जिक्र नहीं किया, पर कैपिटा डेट का इन्होंने जिक्र नहीं किया। कर्ज का सबसे पहले जिक्र करो कि आज उसी वर्ल्ड बैंक आपको 200 करोड़ का कर्जदार बता रहा है। आज वही वर्ल्ड बैंक, मैंने जो आपको डेटा दिया उसके अंदर कर्ज मतलब आप 24% कर्ज को बात ही नहीं करी, उसके 14.4% उसके ब्याज की बात ही नहीं करी। अगर सेंटर का और हरियाणा का टोटल का प्रति व्यक्ति के ऊपर कर्ज मिला है तो 3.5 लाख सेंटर का और 1.5 लाख हरियाणा का है। 5 लाख प्रति व्यक्ति की जेब से चुकाना है हम सबको, ये है असलियत। उसके बाद ये बातें अपने आप को जर्मनी का नाम ले रहे हो, आपको सारी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग वहां की है। अभी आपने सेमीकंडक्टर का जिक्र किया, सेमीकंडक्टर का मैं आपको बता देता हूँ। सेमी इन्होंने कहा जॉब्स आएंगी, हाँ आएंगी सर आएंगी, गुजरात में आ रहा है। आपको बता देता हूँ टाटा का जो अभी पीछे बात भी आई थी, बड़ा केस भी आया था, वो चंदे वाली बात भी हुई थी और वो सारा कुछ हुआ था। तो टाटा का जो है वो प्लांट लगने जा रहा है, वो भी गुजरात के अंदर है। 2-3 प्लांट्स है, मैं आपको सारे के सारे 76,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। ठीक है पंजेटा साहब, ओके। और कोई बात नहीं, ये इन्होंने मैंने बार बार कहा है कि हरियाणा को छोड़ के अलग जगह इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है। सारी की सारी यूपी में, गुजरात में, महाराष्ट्र में। फॉक्सकॉन के वो भी बना रहा है, उनको भी मिला है सेमीकंडक्टर का। उसके बाद हमारी जीएसटी के अंदर रैंकिंग पूरे देश में नंबर 5 पे है। उसके अनुपात में हरियाणा को जो उसका शेयर मिलना चाहिए वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी कम है। टोल टैक्स कलेक्शन के अंदर हम नंबर 1 पे हैं पूरे देश के अंदर। और ठीक है, सवाल में पूछूंगा, ठीक है पंजेटा साहब, ठीक है आपके पास पे लौटूंगा। आपके पास 2-3 सर मेरे पास इन्होंने डिस्टर्ब किया, मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लौट जाना, मेरे से 2-3 बातें सुन लीजिए। जो कितना पीएम आवास योजना का 57,832 करोड़ का बजट था, उसका लगभग 30% लैप्स खर्च नहीं हुआ। पीएम शहरी विकास योजना का 25-26 का 3,500 करोड़ का बजट था, खर्च कितने में पता आपको? मात्र 300 करोड़ रुपए। ठीक है। उसके बाद इन्होंने मेन सेक्टर्स में शहरी विकास बजट में कटौती करी 40,000 करोड़ की, सामाजिक कल्याण बजट में कटौती करी 10,000 करोड़ की, खेती के बजट में कटौती करी 7,000 करोड़ की, शिक्षा के बजट में कटौती करी, स्वास्थ्य के बजट में। पंजेटा साहब आपके पास भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। सर आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, शंकर धूपर जी से अब सवाल लेने का समय आ चुका है, क्योंकि तमाम राजनीतिक पार्टियों को हमने सुन लिया। शंकर जी सवाल तो यही है कि अब कृषि का बजट अगर देखा जाए 1,62,671 करोड़ रुपए 2026-27 का बजट आपकी तरफ से दिया गया, करीब करीब ये बजट है। पिछले साल के मुकाबले में यहां पर थोड़ी सी बढ़ोतरी देखी गई, 7% की आपने कहा कि हमने बढ़ोतरी कर दी कृषि के बजट में। अब ऐसे में हरियाणा के किसानों को आपने कहा कि हम एआई हरियाणा के किसानों के लिए लेकर आए, लेकिन कैसे फ्रेंडली कराएंगे सर हरियाणा के किसानों को एआई के साथ? एक जो किसानों की शिकायत यहां पर पोर्टल की होती है वो अभी तक सुलझी नहीं है। एक और सवाल, जब मेरे हरियाणा को लेकर बात होती है तो खेलों को लेकर सबसे ज्यादा एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है कि भाई खिलाड़ी देखते हैं बजट की तरफ। बजट में खेल के जगत में अपने हरियाणा को मिला क्या है? खेल जगत में 4,479.88 करोड़ का बजट यहां पर दिया गया हरियाणा के लिए। उसमें स्पेशल अनाउंसमेंट कितने मुझे बता दीजिए आप। कुछ नहीं है, गुजरात की जो बताया आपने किसानों के बारे में बताया। डिजिटल ट्रांजैक्शन जब शुरू किया गया था, जब सबके जब खाते जब खोले गए थे, उस समय भी यही जिक्र आया था कि हमारे पास तो जो है कुछ है ही नहीं, तो हमारे जो खाते हैं ये कैसे होंगे। और जो जापान का जिक्र कर रहे थे, जापान में डिफेंस अपना नहीं है, जापान की डिफेंस लायबिलिटी नहीं है, जबकि भारत पर डिफेंस का बहुत बड़ा बुलेट ट्रेन कौन बना रहा है? जापान ही बना रहा है? नहीं बुलेट ऐसा है, हमारे यहाँ भी वंदे भारत चल रही है, लेकिन जो है क्या है, 11 साल पहले, 11 साल पहले साहब आपके पास में लौटूंगा फिर से। पंजेटा साहब आपके पास में लौटूंगा, एक बार जवाब पूरा होने दीजिए, उसके बाद मुझे कांग्रेस में 4,37,145 करोड़ की, जो लगभग 3 गुना बढ़कर 12,13,951 करोड़ पहुंच गए। प्रति व्यक्ति की आय की अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 1,47,382 थे, आज बढ़कर के 3,53,182 हो गए। ये जो चीजें हैं अभी कोई डाटा है आपके पास? हमारे पास 6 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज हरियाणा में 15 कॉलेज जो शुरू हो चुके हैं। हरियाणा का कोई डाटा है? 7 बहुत जल्द शुरू होने वाले। आप भी मेरी भी बात सुन लीजिए, बहुत तो आप लगातार बोले जा रहे थे, मैं भी कुछ नहीं बोला था। 11 साल में
80 नए गवर्नमेंट कॉलेजेस खोले गए हरियाणा में, जबकि 30 कॉलेजेस उसमें महिलाओं के हैं। मेडिकल कॉलेज की जो सीटें हैं हरियाणा की, उसमें प्रिंसिपल ही नहीं है 85 में, तो वो कांग्रेस की सरकार में 700 थी, अरे जो प्रिंसिपल ही नहीं है उसमें। सिविल हॉस्पिटल 56 छोड़े थे कांग्रेस ने, आज 80 हो गए। डॉक्टर ही नहीं 10 साल में कांग्रेस ने अपने शासन के समय में 86,000 युवाओं को जो है वो दिया था, और जो 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को जो है हम जो है रोजगार दे चुके हैं। जो 2-2 रुपए के जो चेक देते थे किसानों को, किसानी टैक्सी बनते और वो निकाल भी दिए। पिछले 11 साल में 15,448 किसानों को सहायता दे चुके हैं। 500 रुपए की जो 500 रुपए की जो पेंशन राशि देते थे, ठीक है 3,000 मिल रही है। चलिए ठीक है, बहुत हो गया आंकड़ों का लब्बो-लबाब। ठीक है, ओके शंकर जी, एक बहुत आसान भाषा में मेरा सर एक सिंपल क्वेश्चन है। सभी 24 फसलों पर दे रहे हैं, ओके ठीक है, 24 फसलें कौन सी हैं? चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौट रहा हूँ। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता के पास में मैं जाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल है मेरा बहुत आसान भाषा में कि हरियाणा का किसान जो मिट्टी में मिट्टी होकर काम करता है, हरियाणा के खिलाड़ी जो खेलता है, उसके लिए आप ये क्या कहेंगे कि भाई हरियाणा के खिलाड़ी को खेल जगत में आपने इस बजट से क्या दिया? क्योंकि हरियाणा में जब अब खेल के लिए बजट यहां पर पढ़ा जा रहा था वित्त मंत्री की तरफ से, तो हरियाणा का नाम क्या आपको सुनने में आया? क्योंकि खेल जगत की जब बात होती है तो सबसे पहले निगाह मेरे हरियाणा पर पड़ती है। पूरे देश की और पूरे विश्व में हरियाणा के खिलाड़ियों का बोलबाला है। हरियाणा के किसानों को क्या मिला, खिलाड़ियों को क्या मिला? बड़ी आसान भाषा में बता दीजिए सर। आपने ठीक कहा, वहां स्टेट्स का नाम नहीं लिया गया, लेकिन ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसके लिए नहीं, स्टेट्स का नाम लिया गया है। स्टेट्स का नाम लिया गया है, नीचे की ऐसा है। स्टेट्स का नाम लिया गया है, ऐसी बात नहीं है कि स्टेट्स का नाम नहीं लिया गया, ऐसी बात मत कीजिए। खिलाड़ियों का नाम लिया गया, वहाँ जो है वहाँ किसानों का नाम लिया गया, तमिलनाडु का नाम लिया है। कैसी बातें कर रहे हो आप? स्टेट का नाम नहीं लिया। नहीं, ऐसा है कि हमारे जो सबसे ज्यादा बजट जो है पीछे हमारे पास आता रहा है, और जो बजट आता रहा है वही एक कारण है। हरियाणा सरकार ने भी बजट बहुत ज्यादा दिया है। अनाउंसमेंट कर देना इसके बजट की। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको दिक्कत इस बजट से नहीं है, आपको दिक्कत आगे बढ़ते हुए हमारे को नहीं दिक्कत है। मेरे जेब में थोड़ी पैसे आने हैं, मेरी जेब में पैसे आने हैं बजट के। जनता को परेशानी है। नहीं, हमारे को क्या परेशानी हो रही है आपको? हम जनता की गगन जी आपके पास में लौटूंगा, प्लीज एक बार बात पूरी होने दीजिए, प्लीज एक बार बात पूरी होने दीजिए। इस तरीके से ना तो आपकी बात क्लियर हो पाएगी, ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो बात कह रहे हैं, जो सवाल मैंने पूछा वो भी क्लियर नहीं हो पाएगा। एक बार आप बात पूरी होने दीजिए, लेकिन झूठ ना बोले ना। ठीक है, आप अपनी बार में क्लियर कीजिएगा। गगन जी आपके अपनी बार में क्लियर कीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं सभी को बराबर समय दे रहा हूं। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने उनको ज्यादा समय दिया, किसी को कम दिया। ये बात ठीक है, नहीं बिल्कुल सही है। ठीक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं। ऐसा है कि आपने जो बताया, जो किसानों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि मैंने अभी आपको बताया किसानों के लिए बहुत कुछ इस बजट में। जैसे 6 लाख जो है एकड़ जो फसल है, वो जो है उसके बारे में जब सेम से मुक्त जो है करने की बात की गई, इसीलिए इसी प्रकार से वहां खिलाड़ियों के खेल के लिए भी एक बजट दिया गया है, जिसमें हरियाणा का रेशो उसी अनुपात में रहेगा जिस अनुपात में हम लोग जो है देने वाले हैं। हरियाणा को खेल उद्योग और इसके विकास के लिए जो है बहुत सारी जो है आज के अखबारों में भी छपा है, खेल के विकास को एक नई गति मिलेगी हरियाणा में। इसके लिए जो है ये सारी डिटेल उसमें आई हुई। मैं जो है वो आंकड़ा नहीं दे पा रहा हूं, आप बताओ, जो है मैंने वो आंकड़ा। ठीक है, पहली बात मैं सर ये बात आपकी क्लियर कर दूं। पर खेलो इंडिया मिशन जो है, इस पर जोर जो दिया गया है, इससे हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। खेलो इंडिया पर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, दूसरी चीजों के लिए जो फंड जो दिया गया, उसमें हरियाणा का हिस्सा भी नो डाउट मिलेगा। और जो आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि सबसे ज्यादा पदक हरियाणा के खिलाड़ी लेके आते हैं, तो उसके हिसाब से जो हमें मिलेगा। और मैंने जो अभी जो किसानों की को लाठियां मिलती हैं, सड़क पे प्रदर्शन करने पड़ते हैं। लाठियां तो आपके जमाने में मिलती थी साहब, लोगों ने मृत्यु कांड भी देखा है। अभी सारे हरियाणा के खिलाड़ी किसकी सरकार में बैठे रहे धरने पे? कैसी बातें कर रहे हैं? कोई बात नहीं, आपके जमाने में जो होता था, किसकी सरकार में सारे खिलाड़ी, आपको प्रदेश के सारे बड़े बड़े खिलाड़ी आपको जनता इसीलिए नकार रही है, गंगा में मेडल लाने चलेंगे आपकी सरकार में। आप लोग झूठ बोलने में ज्यादा विश्वास करते हैं।
आप लोग ऐसा ही करते हैं, ओलंपिक इसीलिए मेडल जनता वहां पर गंगा में बहाने के लिए किसके टाइम पे लगे इसीलिए थे? आपको खिलाड़ी नकार हरियाणा रही के है ओलंपिक जनता, में मेडल किसके टाइम पे आपको लगे जनता थे? इसीलिए बार किसके बार में- नकार रही है। चलिए मैं ठीक है, आपसे ठीक पूछ है, रहा हूं मैं ना, गगन जी के पास बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ओके ओके, ठीक है गगन जी के पास जा रहा हूँ। गगन जी एक सेकंड गगन जी। शंकर जी, सबसे पहले तो मैं एक क्लियर कर दूं कि ये जो सवाल बजट को लेकर पूछा जा रहा है, ये तो देखिए स्वाभाविक है। अब मैंने ये नहीं कहा कि आपने किसानों के लिए कुछ नहीं किया या फिर खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं किया। बजट पेश किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से, तो ये सवाल तो देखिए पूछा जाएगा कि किसानों के लिए क्या किया है, खिलाड़ियों के लिए क्या किया है, क्योंकि हरियाणा एक महत्वपूर्ण प्रदेश है और इसे लेकर सवाल पूछा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मुझे लगता है कि इसमें आपको भी कोई दिक्कत होगी नहीं कि भाई सवाल अगर किसानों को लेकर पूछा जा रहा है। बता भी रहा था, हाँ मैं बिल्कुल बता भी बिल्कुल। रहा था। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे ठीक है, फाइनल कमेंट्स के लिए आपके पास मैं जरूर आऊंगा। अब गगन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गगन खरोट जी, प्रवक्ता कांग्रेस। जी सर, बोलिए। मैं एक चरणबद्ध जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले जो हमारे अर्थशास्त्री जुड़े हुए हमारे साथ, आकाश जी, तो मैं सबसे पहले तो उनको बताना चाहूंगा, जो अभी बड़े बड़े वो बखान कर रहे थे, मैंने उनको पहले अपनी डिबेट में आपको शुरू में ही पहले कह दिया था कि हमें बताते शर्म आती है कि आज हमारे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ये है, क्योंकि हम भी एक हिंदुस्तानी है। उन्होंने अपनी बारी में कहा कि हम हिंदुस्तानी है, तो आप सच्चाई बोलो ना, देश को सच्चाई तो बताओ। आज मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया की। आप सारे दावे और सारे नाकाम साबित हुए, क्योंकि पिछले 5 सालों में 75,000 MSME इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं। ठीक है गगन जी, एक शॉर्ट कमेंट मैं चाहता हूं, बिल्कुल 30 सेकंड में, क्योंकि समय की बहुत कमी है। ठीक है, दूसरा, हाँ चलो मैं बताता हूँ। मैं हरियाणा के लिए कह देता हूँ। हरियाणा के लिए आज इन्होंने क्या अभी बात कर रहे थे, हरियाणा में लाठीचार्ज हुआ किसानों के ऊपर, ये बात कर रहे थे किशन ऐसी, डंडे मारे गए, बुछारे करी गई हरियाणा के ओलंपिक खिलाड़ियों के ऊपर, ये इनकी सरकार में हुआ। मेडल वो मजबूर होकर गंगा में बने गए, इनकी सरकार के अंदर हुआ। झूठ बोल रहे हैं। आज हरियाणा के नाम पे, बजट के नाम पे हरियाणा को कुछ नहीं दिया गया। शिक्षा की बातें कर रहे थे, शिक्षा की पोल इनके खुद औद्योगिक मंत्री ने अभी 3 दिन पहले सारे इंडिया के सामने चैनल पे। ठीक है, एक शॉर्ट कमेंट रजत पंजेठा जी, एक शॉर्ट कमेंट, उसके बाद बीजेपी का कमेंट। फिर हालात इनके सामने झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था यहाँ, अर्थव्यवस्था वहाँ, कहाँ अर्थव्यवस्था है? ऐसा है, 2-3 बातें मैं बताऊंगा जहां पूरी की पूरी पता चल जाएगा बचत कहाँ हुई, कहाँ नहीं हुई और क्या इसका परिणाम हुआ। स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, ये सबसे बड़ा संकेत है। कोयला महंगा, कोयले से बिजली महंगी, बिजली कोयला कहाँ का स्टील प्रोडक्शन में यूज होता है वो महंगा, सीमेंट प्रोडक्शन में सीमेंट महंगा, पेपर इंडस्ट्री में वो महंगा, केमिकल इंडस्ट्री में केमिकल्स महंगे। स्क्रैप महंगा हुआ, स्टील महंगा हुआ, तो आप ये लगा के चलिए मशीनरी महंगी होगी, ब्रिजेस रेलवे के महंगे, डिफेंस कंस्ट्रक्शन होगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी, बस और ट्रक्स की बॉडीज होगी और रेलवे कोचेज होगी, और जहां जहां भी जिम इक्विपमेंट से लेके जहां जहां भी आयरन का इस्तेमाल है, वो सारी चीजें वो आम जनता के ऊपर ही असर पड़ेगा। बीजेपी प्रवक्ता एक शॉर्ट कमेंट। ठीक है दोपहर जी, एक शॉर्ट कमेंट सर, इसके बाद वाइंड अप कर रहा हूं। 2 सेकंड मैं खत्म कर रहा हूँ। 3,24,000 ठीक है गगन जी, एक मिनट मैं क्योंकि खेलो इंडिया पे इन्होंने बात करी, सबसे कम बजट हरियाणा का, सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के बच्चों के, और ठीक है धूपर जी, एक शॉर्ट कमेंट सर, इसके बाद मुझे वाइंड अप करना है। ठीक, ओके धूपर जी 5 सेकंड क्या मैं खत्म कर रहा हूं। 2 बच्चों की मौत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 प्लेयर्स की मौत होगी, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। ठीक है धूपर जी, एक शॉर्ट कमेंट सर। जो इनकी एक और अपडेट को 3,24,000 करोड़ रुपए भारत के इन्वेस्टर बाहर लगा के लगा रहे हैं। ये मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। भावना जैसी प्रभु 3,24,000 करोड़ रुपए पिछले साल। जो इनकी पोल खोलता है, जो इनके बारे में सच आपकी पोल खोल रहे हैं, उससे इनको दिक्कत आती है। 3,24,000 करोड़ रुपए भारत के। चलिए ठीक है, चर्चा खत्म। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अजीज दिलेन से, हरियाणा को समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ पर जब बजट पेश किया गया, उससे जो उम्मीदें आम जनता की जुड़ती हैं वो अभी भी जुड़ी।